So guys, what's up? Good evening to all of you. Welcome to the channel and we are going to start the bestest revision of CA Inter Law. ठीक है, मस्त एकदम रिवीजन होने वाली है लॉ की। और अपना टारगेट इस बार 70 क्रॉस करने का है, मतलब है अपने को 70 पार चाहिए, मतलब सर चाहिए। ठीक है, सो आउट ऑफ ऑल दिस रिवीजन सीरीज, क्वेश्चन आंसर सीरीज, मैं सिर्फ एक चीज तुमसे चाहता हूं, दैट यू पीपल कमिट टू मी दैट यू हैव टू स्कोर 70 प्लस इन द लॉ। ठीक है, और उसके लिए जितनी मेहनत लगेगी ना, तुम लोग जितनी करोगे साथ ही में मैं भी करूंगा, और तुम लोगों को अच्छे से मेहनत करके इस बार 70 प्लस लेके आने लॉ के अंदर। ठीक है, एंड दिस यू हैव टू कमिट टू यू एज वेल, और मेरे को भी। ठीक है, तो तुम लोग अपने आप से भी कमिट करोगे और मेरे से भी कमिट करोगे कि तुम लोग लॉ में इस बार 70 पार लेकर आओगे। ठीक है सर, इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है, देखो पहली चीज मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये रिवीजन वीडियो जो है अभी, ये अपनी कौन सी है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, अभी मैंने रिकॉर्ड करी तो फिर मैंने अपलोड कर दी। बट क्या होगा कि अभी तो क्लासेस में तुमको ऐसे अपलोड करके दे दूंगा। ठीक, बट अगर कभी मुझे लगेगा तो तुम लोग ना क्या होना कि टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाना। ठीक, तो जब भी मेरे को लगेगा कि मेरे को कोई लाइव क्लास लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल की क्वेश्चन आंसर सेशन होगा सपोज, तो वो मेरे को लाइव कराना है, तो फिर हम उसको लाइव भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो लोग वो चीज जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन तुम लोग तक पहुंच जाए, तो इसीलिए तुम लोग क्या कर लेना, टेलीग्राम भी कनेक्ट करके बैठना। ठीक है, और अभी तुमको क्लासेस रिकॉर्डिंग ही मिलेंगी। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड क्लास सारे हर चैप्टर्स की अपलोड होती जाएगी धीरे धीरे, तो तुम लोग उसको साथ साथ करते जाना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। सर एक चीज बताओ कि इस पूरी रिवीजन में क्या क्या होने वाला है। सारे चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स भी होंगे। इनफैक्ट मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि अपन उड़ा उड़ा के कर रहे हैं, एकदम भागा भागा के कर रहे हैं कि हाँ चल इंग्लिश की हिंदी, इंग्लिश की हिंदी, वो सब ड्रामा नहीं चलने वाला। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर एनालाइज करवाकर फिर मैं टॉपिक करवाऊंगा। और उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि नहीं सर मेरे को ये चीज थोड़ा सा डाउट है, मेरे को एक और मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो ना, तो तुमको जो भी पूछना रहे तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है सर, सारे चैप्टर हो जाएंगे, सारे टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से कवरेज हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आरटीपी क्वेश्चन है, कोई भी और क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल टॉपिक के साथ डिस्कस करना जरूरी है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे टॉपिक के साथ ही। बट अगर उसके बाद भी रहता है कि जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से रख रहे हैं, पूरा एक प्रॉपरली सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन और आंसर डिस्कस हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है, जिससे तुमको ये भी आइडिया लगेगा कि क्या कैसे क्वेश्चन आने पेपर में। उस समय भी अगर वही वाला क्वेश्चन जो ऑलरेडी कर भी लिया हुआ, बट फिर भी अगर कुछ राखी सर दोबारा करा दो तो मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। और ऐसा नहीं है कि पूरे एक चैप्टर पे, मतलब 15 चैप्टर है तो मैं तुमको 15 वीडियो दूंगा। देखो बहुत अच्छे से कराऊंगा, थोड़ा टाइम भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक घंटे के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर या दो घंटे के अंदर मैं सिर्फ एक रिकॉर्डिंग करूं और पूरा चैप्टर उड़ा दूं। ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे अपन। अगर एक चैप्टर पे 2 वीडियोस भी लग रही हैं, 3 भी लग रही हैं, तो आई विल मेक 3 वीडियोस डिफरेंटली फॉर सिंगल चैप्टर। अलग अलग 3 सेपरेट वीडियोस बना दूंगा एक चैप्टर के ऊपर, बशर्ते कि वो तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अच्छे से समझ के करना इसको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से लॉ में मार्क्स आ सकते हैं, बहुत प्यार से आ सकते हैं, और ट्रस्ट करो, ये रिविजन अटेंड करो और तुमको इसको सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, जरूर से अपना कमेंट में फीडबैक लिख के जाना है, जरूर कमेंट करके जाना है, क्योंकि तुम लोग जो कमेंट करोगे ना, इट विल हेल्प अदर पीपल टू टू ट्रस्ट एंड टू गेट अ रिलायंस की अच्छे से समझ में आया। जो भी आया आप उसको कमेंट में लिख देना। ठीक है, और सबके साथ शेयर कर देना, बस और तो कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सबसे पहला लेक्चर, अपना प्यारा प्यारा लेक्चर इंट्रोडक्शन का, और सबसे पहला चैप्टर अपना क्या है, इंट्रोडक्शन एंड प्रीलिमिनरी। ठीक है, तो सर हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन एंड प्रीलिमिनरी। थोड़ा सा बात करते हैं कि सर अपने को इतना तो पता ही है कि जो हमारा लॉ का पेपर है, जो हमारा लॉ का पेपर है, वो लॉ का पेपर आपका 2 पार्ट में कैटेगराइज है। कितने पार्ट में कैटेगराइज है? 2 पार्ट में कैटेगराइज है। एक होगा आपका कॉर्पोरेट लॉ और एक होगा आपका अदर लॉज। जो कॉर्पोरेट लॉज वाला पार्ट होगा ये आपका आएगा 70 मार्क्स का, अदर लॉज वाला पार्ट जो आएगा वो आएगा 30 मार्क्स का। मैं तुमको सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, जो ये अदर लॉ वाला पार्ट है ना, ये बहुत प्यारा पार्ट है, बट इससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों डर लगता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी प्यारा वाला पार्ट। मतलब दिस इज सच्ची में बोनस वाले जो मार्क्स होते हैं ना 30, ये वो 30 मार्क्स हैं बोनस के, और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस पार्ट, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस पार्ट। बट ठीक है, इस बार कॉर्पोरेट लॉ में भी तुम धूम मचा दोगे और अदर लॉ में भी तुम धूम मचा दोगे। ठीक है, एकदम तूफान तरीके से पेपर करके आओगे, बढ़िया तरीके से, एकदम तूफानी रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट लॉ। सर ये जो नोट्स हैं ये हमको कहां से मिलेंगे? तो देखो, अगर तुमने कहीं से भी क्लास लेना तो तुम्हारे पास बुक तो रहेगी, तो जो बुक रहेगी आप उसी को भी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई हैंड रिटन नोट्स हो तो हैंड रिटन नोट्स आप
वो फॉलो कर लो। जो मैं नोट्स दूंगा आपको, वो जो मेरे वाले होंगे वो तो तुमको मिल ही जाएंगे। सर वो कहाँ मिलेंगे वो भी बता दो। हाँ ये लो, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी तुमको कनेक्ट करना है तुम मेरे से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम में ये वाले चैनल में मैं क्या करता रहूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आप इसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तुमको कोई भी डाउट रहे तो तुम मैसेज कर देना टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, जहां भी रहे तो मैसेज कर देना, या फिर इस कमेंट में लिख देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सर कि ये कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है। आपने बोला कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में अभी हमें फिलहाल जो पार्ट स्टार्ट करना है ना, वो हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, विद द कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ में भी हमको क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट। सर एक बात बताओ, क्या कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट क्या ये दोनों सेम चीजें होती हैं? तो मैंने बोला नहीं, कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट दोनों सेम चीजें नहीं होती। लॉ जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, और जो एक्ट है वो सिर्फ उसका एक छोटा सा क्या होता है, पार्ट होता है। ये जो नोट्स आपको सामने दिख रहे हैं, जितने भी नोट्स यहाँ पर रेफर होंगे, ये रेगुलर क्लास के ही नोट्स हैं, ठीक है। बट इसमें से जो जो रेलेवेंट रहेंगे वो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। सर जो ये लॉ होता है वो एक बहुत बहुत वाइडर टर्म है, बट जो एक्ट है वो सिर्फ उसका एक पार्ट है। लॉ के अंदर तो एक्ट भी आ रहा है, लॉ के अंदर तो रूल्स भी आ रहे हैं, लॉ के अंदर तो रेगुलेशंस भी आ रही हैं, लॉ के अंदर तो डिसाइडेड केस लॉज भी आते हैं सर, लॉ के अंदर तो सर्कुलर्स भी आते हैं सर, लॉ के अंदर तो नोटिफिकेशंस भी आती हैं। ये सब चीज को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। बट एक्ट तो सिर्फ उसका क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। तो अपने को एक्ट भी पढ़ना है, बट सिर्फ क्या हमें एक्ट पढ़ना है? नहीं, हमने बोला सर हमको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ओनली द कंपनीज एक्ट। हम एक्ट भी पढ़ेंगे, अपन रूल भी पढ़ेंगे, उसके साथ कुछ रेगुलेशंस भी देखेंगे, उसके साथ डिसाइडेड केस लॉज भी आएंगे, सर्कुलर्स भी आएंगी, नोटिफिकेशन भी आएंगी, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर कुछ बेसिक सी बात लिखी हुई है कि अपनी कंट्री में कौन लॉ बनाता है, कौन लॉ नहीं बनाता है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो सेंट्रल लॉज होते हैं। स्टेट लॉज कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। और कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर्स दिए हुए उन पर लॉ बनाने की पावर दोनों के पास रहती है। ओके सर, तो लॉ कैसे बनता है ये फिलहाल के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। मैं आ जाता हूं यहां पर सबसे पहली चैप्टर के ऊपर, और सबसे पहले चैप्टर में अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट एम्स टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। तो इसका मेजर पर्पस, ये एक्ट का मेजर पर्पस इज टू इंप्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकते, और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सके, और जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि जो इन्वेस्टर है वो अपना इंटरेस्ट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो हमको ऐसी कॉर्पोरेट रेगुलेशंस, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रखना है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या रहे, बना रहे। सर ये एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं? अभी फिलहाल जो एक्ट चल रहा है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? सर 470 सेक्शंस हैं टोटल, जिसको 7 शेड्यूल्स में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो देयर आर टोटल 470 सेक्शंस, और साथ में 7 शेड्यूल्स हैं। साथ में 7 क्या है, शेड्यूल्स हैं। सर देयर आर 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स हैं, और इन 470 सेक्शंस को 29 चैप्टर्स में क्या किया गया है, बाइफरकेट किया गया है। सर मेरे को एक बात बताओ, जो पुराने वाला लॉ था, तो हमने तो सुना है कि उसमें 600 प्लस सेक्शंस थे, तो अभी वाले में 470 सेक्शंस हैं। तो सेक्शंस कम हो गए क्या? नहीं, सेक्शन कम नहीं हुए, कंटेंट उतना ही है, बट उसको काफी सारे सेक्शंस में ही क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो अभी 470 सेक्शंस हैं, और उसको डिवाइड कर दिया 29 चैप्टर्स में। सर ये कंपनीज एक्ट कब आया था? कंपनीज एक्ट को ऑनरेबल प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी ऑन 29 अगस्त 2023। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था 30 अगस्त 2013 को, फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, जनता जनार्दन को ये बताने के लिए कि भैया मैं आ रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अब एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर से क्या हो गया, ये प्रॉपर से नोटिफाई हो गया इन द ऑफिशियल गैजेट, और अब ये क्या हो जाएगा, अब ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट का? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज, यानी कि कंपनी से रिलेटेड जो लॉ है उसको अमेंड किया जाए, उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया जाए, और उसके लिए एक्ट लेकर आए। तो सबसे पहले सर एक बार बताओ, अगर ये जो लॉ है इसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो गया ना कि कंपनी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बाकी सारी बातें तो फिर भी बाद की बातें हैं। मेरे को सर सबसे पहले आप ये बताओ कि कंपनी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर मुझे कंपनी समझ नहीं आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनीज एक्ट किस पे लग रहा है ना। तो सर हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कंपनी किसे बोलते हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसी पर ये कंपनीज एक्ट लगेगा। सर क्या सिर्फ कंपनी पर ही कंपनीज एक्ट लगेगा? तो इसकी चर्चा करेंगे, यहां पर लिखी हुई है एप्लीकेबिलिटी, बट इस पर लौटेंगे काफी देर बाद, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कंपनी किसे बोला जाता है। तो सबसे पहले आप आ जाओ कि सर कंपनी की डेफिनेशन क्या दी हुई है, और ये जो सेक्शन 2 होता है ना, सेक्शन 2 में क्या दी हुई है, सारी डेफिनेशंस दी हुई है, ठीक है। मैं अगर तुमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं बाइफरकेशन बताऊं, तो ये जो लिखा है ना, देखो कंपनीज एक्ट जो है ना,
इट इज कंपनीज एक्ट 2013 डिवाइडेड इनटू 470 सेक्शंस, और कंपनीज एक्ट 1956 में कितने सेक्शंस थे? 658 सेक्शंस थे सर। इन 470 सेक्शन को डिवाइड किया गया है 29 चैप्टर्स के अंदर, और 7 शेड्यूल्स भी जो है वो साथ में दिए गए हैं। सर ये शेड्यूल क्या होते हैं? जैसे ऐसे समझ लो कि जो चीजें एडिशनल और एड ऑन करनी होती हैं तो वो लास्ट में शेड्यूल्स में लगा देते हैं। जैसे शेड्यूल्स में कोई फॉर्म्स दिए हुए हैं, शेड्यूल में कोई फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, वो सब शेड्यूल में दिए हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई जाती है, या फिर हमने सुना था, या फिर हमने पढ़ा होगा, या हमने सुना होगा डिविडेंड वाले चैप्टर में कि सर जो डेप्रिसिएशन दिया जाता है उसके रेट शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। तो वो सब शेड्यूल्स में लिखा हुआ है, लाइक शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड ऑल दैट। ठीक है, ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो शेड्यूल में बेसिकली आप ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे बोल लो कि कोई फॉर्म दिए हुए हैं या फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, वो कहां दिए होंगे आपको? शेड्यूल्स में। और 470 सेक्शन का सेग्रीगेशन क्या दिया हुआ है? सेक्शन 1 में आपको दिया हुआ है टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। टाइटल का मतलब इस एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट क्या है? कहां पर ये एप्लीकेबल होगा? होल ऑफ द इंडिया पे। सर जम्मू कश्मीर पे लगेगा? हाँ लगेगा। कमेंसमेंट क्या है इसकी? यानी कि सर ये कब से इफेक्टिव हुआ? तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 आया था ना, ये अलग अलग ट्रांचेस में इफेक्टिव हुआ था। मतलब ऐसा हुआ कि कुछ कुछ सेक्शंस अभी इफेक्टिव में आए, फिर कुछ बाद में, फिर कुछ बाद में। तो वो डेट्स अपने को याद नहीं करनी, बट कमेंसमेंट में लिखा रहता है कब से ये एक्ट क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। हाउ मेनी डेफिनेशंस आर देयर? सेक्शन नंबर 2 में जो डेफिनेशंस हैं वो दी हुई हैं, और लगभग मानकर चलिएगा 95 के आसपास डेफिनेशंस हैं। सो 95 डेफिनेशन अपने को याद करनी पड़ेगी? नहीं। और 3 से लेकर 470 में कहानी आती है लीगल प्रोविजंस की। ठीक है, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। पूरे लॉ में एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार आप लॉ में देखेंगे लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जहां जहां भी आप सेक्शन में देखोगे ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो समझ जाना कि वो बोलना चाह रहा है वो प्रिस्क्राइब कहां किया गया है? रूल्स में। और रूल्स में कौन प्रिस्क्राइब करता है? सर कंपनीज एक्ट के रूल्स कौन बनाती है? वो बनाती है सीजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? रूल्स बनाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने दी? ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी सेक्शन 469 ने। तो ऑल्दो सेक्शन 469 हमारे पूरे सिलेबस में नहीं है, बट ये मैं लिखवा इसलिए देता हूं क्योंकि हम बोलते हैं सीजी रूल्स बनाएगा, बट सीजी ने ये पावर कहां से ली है? तो पावर कौन देता है? सेक्शन 469, पावर टू मेक रूल्स टू सीजी। और क्योंकि एक चीज सोच के देखो, सीजी को पावर दी किसने? सेक्शन 469 ने। सेक्शन 469 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। और कंपनीज एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन है। तो एक तरीके से पार्लियामेंट ने सीजी को पावर दी कि भैया तुम रूल्स बना सकते हो। देखो हम लॉ बना रहे हैं, हम एक्ट बना रहे हैं, बट रूल्स कौन बना सकता है? रूल्स आप बना सकते हो। तो अगर रूल्स आप बना सकते हो तो आप ऐसे समझो मैं पार्लियामेंट और तुम कौन हो? तुम सीजी हो। तो मैंने तुमको पावर दे दी, क्यों सीजी? तू क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है। ठीक है, ओए सामने जो सीजी है, कुछ खाना नहीं खाना, ठीक है, सीधे इधर सामने। जो सीजी है वो क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है। ठीक है, अब जो सीजी को मैंने पावर दी तो मैंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी ना, इसलिए हम इस लॉ को क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कहीं ना कहीं ये क्या है? एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, दैट आई हैव गिवन माय पावर टू यू टू मेक द रूल्स। आप क्या बना सकते हो? रूल्स बना सकते हो। तो हम चलते हैं सर सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन पे, और ये बोलता है कंपनी की डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक एक करके सारी उठाएंगे, बट पहले अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, वो सारे टाइप्स क्लियर करेंगे। उसके बाद जो और रेलेवेंट डेफिनेशन है वो निपटाएंगे। उसके बाद अपना चैप्टर 1 क्या हो जाएगा? समाप्त। जहां चैप्टर 1 समाप्त होगा फिर अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ सर सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है? 2 clause 20 says that company means a company. Oh wow, company means a company incorporated under this act. अब ये company means a company, ये जो दोबारा company लिखा ना, ये लिखा है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। मतलब कि जब कुछ लोग एसोसिएट होकर काम करेंगे तो हम उसको कंपनी बोलेंगे, बट अगर वो कब? यदि वो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के अंतर्गत वो कंपनी बनी है तो उसे कंपनी बोला जाएगा। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ बोले तो कि सर आज से पहले क्या कोई कंपनी लॉ नहीं था? क्या था? क्या आज से पहले कोई कंपनी लॉ नहीं था? क्या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट नहीं था? क्या था? सर 2013 से पहले भी तो कंपनीज एक्ट था। सर 2013 से पहले भी कंपनीज एक्ट था। क्या 2013 से पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी? हुआ करती थी। तो क्या उनको गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं था? बिल्कुल था। तो इसीलिए क्या लिखा? और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सर ये क्यों लिखा? एक बात सोच के देखो, जिस लॉ में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, अगर वो लॉ अब रहा ही नहीं तो वो कंपनी का क्या होगा जिस लॉ में वो इनकॉर्पोरेट हुई? सर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, टाटा स्टील है। टाटा स्टील कंपनी जो थी वो 1907 में बनी, 1907 में बनी। जब वो 1907 में बनी तब तो कंपनीज एक्ट 2013 था ही नहीं। बोलो हाँ या ना? तब तो कंपनीज एक्ट 2013
था ही नहीं सर। जब कंपनीज एक्ट 2013 था ही नहीं, तो फिर वो कंपनी तो पहले वाले लॉ में बनी, और जब 2013 आया तो वो वाला एक्ट तो खत्म हो चुका था। तो फिर अभी क्या होगा, टाटा स्टील का क्या होगा? क्या टाटा स्टील बंद हो जाएगी, या उसको कोई एक्ट गवर्न ही नहीं करेगा? तो सोच के देखो, जिस लॉ में वो कंपनी बनी वो है नहीं, और जो अब नया लॉ आया, अगर ये लाइन ना लिखी हो, यानी कि ये वाली लाइन लिखी ही ना हो, तो जो नया लॉ आया उसने वो वाली कंपनीज को अडॉप्ट नहीं करा, तो फिर वो कंपनीज तो अनगवर्नड रह जाएंगी ना। तो ऐसा नहीं होता, इन्होंने लिखा और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो दे सेड सर कंपनी किसे माना जाएगा? कंपनी का मतलब होगा, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सर इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था? 1956। सर उससे पहले भी कोई था? हाँ उससे पहले भी था। 1913। सर उससे पहले भी था? हाँ उससे पहले भी था। कंपनीज एक्ट 1882। सर उससे पहले भी था क्या? हाँ उससे पहले भी था। कंपनीज एक्ट 1856। सर उससे पहले भी था क्या? हाँ उससे भी पहले था। 1850। 1850 वाज द फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो आया था। और अगर कोई भी कंपनी इन एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट की गई है, या फिर वो अभी वाले करंट वाले कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है? कंपनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर, ये हमको एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। सर एक बात बताओ, ये जो कंपनी होती है ये कितने टाइप की होती है? तो हम ना एक सेक्शन पढ़ेंगे, और वो सेक्शन पता है क्या बोलेगा? वो सेक्शन ये बोलेगा कि जो कंपनी है ना, जो कंपनी है, आप कई सारी टाइप की कंपनीज पढ़ोगे, पर मेजरली कंपनी को दो ही कैटेगरी में बांटा जा सकता है सर। या तो कंपनी पब्लिक कंपनी होगी, या कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी। सर या तो कंपनी पब्लिक कंपनी होगी या कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी। सर हमने तो पर एक और कॉन्सेप्ट सुना है ओपीसी का, 1% कंपनी का, तो वो भी तो कोई कंपनी होती है? हाँ वो भी एक कंपनी होती है, बट ओपीसी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी भी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। पर सर हमने तो गवर्नमेंट कंपनी भी सुना है, सर हमने तो होल्डिंग कंपनी भी सुना है, सर हमने तो सब्सिडरी कंपनी भी सुना है, सर हमने तो एसोसिएट कंपनी भी सुना है। तो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। होता पता है क्या है? होती वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी ही है। मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट, बाय द नेचर, वो प्राइवेट ही है या वो पब्लिक ही है। तो उसका बेसिक नेचर जो है वो प्राइवेट या पब्लिक ही होता है। फिर उसमें कुछ और एड ऑन फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाती है? कोई एसोसिएट कंपनी बन जाती है, कोई होल्डिंग कंपनी बन जाती है, कोई सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर जैसे हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में सुना हुआ है, तो प्राइवेट कंपनी में वी हैव हर्ड कि दो या उससे ज्यादा पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। सर हमने पब्लिक के बारे में सुना हुआ है 7 और मोर पर्सन मिलकर क्या बनाते हैं? पब्लिक कंपनी बनाते हैं। ओपीसी में 1 और मोर, नहीं 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 नहीं, 1%। सर मिनिमम 1%, नहीं 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 नहीं, एग्जैक्ट 1%। यहां मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहां 1% जो है वो क्या बनाएगा? कंपनी बनाएगा। सो पब्लिक में 7 या उससे ज्यादा पर्सन मिलकर कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट में दो या उससे ज्यादा पर्सन मिलकर क्या बना सकते हैं? कंपनी बना सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? कंपनी मींस द कंपनी या तो वो इस एक्ट में बनी या फिर बनी एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं डेफिनेशन पढ़ने किसकी? प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की। और अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। सर सेक्शन 2 क्लॉज 68 पे मैं आया और मेरे को इतनी प्यारी सी डेफिनेशन दिखी। सेक्शन 2 क्लॉज 68 क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 सेज दैट प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। सबसे पहली बात तो प्राइवेट कंपनी भी क्या होनी चाहिए? कंपनी होनी चाहिए। हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड बाय विच इट आर्टिकल। आगे कुछ लिखा हुआ है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। सर ये बोल रहा है प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी होनी चाहिए? जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखती हो। मतलब कितना पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम होना चाहिए? तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अभी तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, लॉ में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है कि इतना मिनिमम पेड अप कैपिटल आपका होना चाहिए। सर कुछ ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख रुपए, कुछ नहीं लिखा है। देयर इज नो वेयर रिटन इन द लॉ कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, मतलब जिसके आर्टिकल्स में। अब ये 3 बातें लिखी रहेंगी, ये ध्यान से सुन लेना। तो इसने क्या बोला? 2 कंडीशन कर दो। एक तो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए और उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब ये प्रिस्क्राइब कहां होगा? रूल्स में। पर अभी तक तो रूल्स में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है कि मिनिमम इतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है सर। और आपके आर्टिकल्स में कितनी बातें होनी चाहिए? 3 बातें होनी चाहिए। पहला रेस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन और तीसरा प्रोहिबिशन। आप ऐसे याद कर लो कि सर पता है हमारे आर्टिकल में ना 3 चीजें होनी चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन और एक लिमिटेशन और एक प्रोहिबिशन। क्या क्या होनी चाहिए सर हमारे आर्टिकल में? पता है हमारे आर्टिकल में ना PLR होना चाहिए। क्या होना चाहिए? PLR होना चाहिए सर। एक प्रोहिबिशन, एक लिमिटेशन और एक रेस्ट्रिक्शन। एक प्रोहिबिशन, एक लिमिटेशन और एक रेस्ट्रिक्शन। अगर मेरे आर्टिकल्स में ये 3 चीजें लिखी हैं तो मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। सर इन तीनों का मतलब बता दो ना एक बारी। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मतलब
प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक बात बताओ, ये अपने शेयर को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते या फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते? तो आंसर इज ये फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। असल में पता है क्या होता है, इन लोगों को जाना पड़ता है। जैसे सपोज आई एम द मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, मैं प्राइवेट कंपनी में एक मेंबर हूं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग मिलकर प्राइवेट बना सकते हैं, हाँ बना ली। अब मान लो हमारी प्राइवेट कंपनी में 5 मेंबर है, चलो कितने मेंबर है? 5, ठीक है, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो मेरे को लगा कि यार मुझे प्राइवेट कंपनी छोड़ने वाली, मतलब आई वांट टू लीव दिस कंपनी, मेरे को ये शेयर बेचने हैं। तो मैं डायरेक्टली जाकर मार्केट में वो शेयर नहीं बेच सकता। फर्स्टली आई हैव टू गो टू दीज एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मुझे पहले इन एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा और मैं इनको ऑफर करूंगा कि क्या आप मेरे शेयर लेने के लिए रेडी हो, मेरे को अपने शेयर बेचने हैं। तो अगर वो लोग शेयर खरीद लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर वो लोग शेयर नहीं खरीदते तो आप बाहर बेच सकते हो। तो यानी आपको पहले राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, कौन सा राइट बोला मैंने? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। दिस राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल आपको पहले देना पड़ेगा, किसको? इन मेंबर्स को। इसी को बोलते हैं प्री एम्प्टिव राइट। दो नाम होते हैं इसके, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या फिर आप बोल लो प्री एम्प्टिव राइट। और ये जो प्री एम्प्टिव राइट है ये पहले आपको एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देना होगा। ये लोग मना करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो? बाहर जाकर शेयर बेच सकते हो। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा यहां, ये तो नहीं लिखा कि प्रोहिबिट है, क्या प्राइवेट कंपनी के बंदे शेयर ही नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं यार, किसने मना करा है प्राइवेट के बंदे शेयर नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। जैसे एक लिस्टेड कंपनी होती है, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर जो होते हैं ना, वो तो मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप उनको इजीली ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आप उनको खरीद बेच सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड हो ही नहीं सकती? क्योंकि आप बोल रहे हो जो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर होते हैं वो लिस्टेड कंपनी के होते हैं, और आप बोल रहे हो प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो इसका मतलब तो यही निकल गया ना कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। तो उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन, वो आएगी सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, ठीक है। बहुत तसल्ली से उस पर भी मैं टाइम लगाऊंगा कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है। अभी फिलहाल के लिए मुझे उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। आगे चलो। तो मैंने बोला यहां पर आएगा आपका राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। पेपर में इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय प्री एम्प्टिव राइट? प्री एम्प्टिव राइट का मतलब आपको पहले राइट देना पड़ेगा, किसको सर? हमको पहले राइट देना पड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो मैं तुमको पढ़ा देता हूं। मान लो कि एक कंपनी है उसमें 3, वाओ, एक कंपनी है उसमें 3 मेंबर हैं, ए के और एस के। सर इनके पास इतने इतने शेयर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन क्या बोलती है? रेस्ट्रिक्शन ये बोलती है कि कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर जाना चाहता है तो उसको पहले जाना पड़ेगा किसके पास? एग्जिस्टिंग वाले मेंबर्स के पास। वो लोग मना करेंगे फिर आप बाहर बेच सकते हो। तो मैंने बोला कि दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल या प्री एम्प्टिव राइट। तो मैं अगर इसका एनालिसिस करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल? नहीं, ये बोलना गलत होगा। हम बोल सकते हैं शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। फिर मैं आता हूं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ये बोलती है, दूसरी जो लिमिटेशन हम बोल रहे हैं वो क्या बोलती है? इट लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर, इट लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। मेंबर्स की लिमिट 200 तक होनी चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते किसमें? प्राइवेट कंपनी में। अब इसका क्या एनालिसिस निकलता है? एक बार को आप इन दोनों एक्सेप्शन को छोड़ दो, अभी इतना मान के चलो कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। सर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते मतलब क्या कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है? हाँ सर एक प्राइवेट कंपनी है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 300 पर्सन को शेयर दे दिए, क्या ये कंपनी शेयर दे सकती है? नो, क्योंकि अगर 300 लोगों को शेयर दिए तो वो 300 के 300 क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। ये करना अलाउड नहीं है। पर अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 200 लोगों को शेयर दे दिए, क्या ये दे सकती है? हाँ सर। एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 300 पर्सन को डिवेंचर ऑफर करे, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं। सर क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पता है आपको जो शेयर इशू होते हैं ना, या तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट से करते हो या पब्लिक इशू से कर रहे हो, ठीक है। पर सर और भी होता है, बोनस इशू, राइट इशू, वो सब आएगा। बट प्राइवेट प्लेसमेंट से अगर आप शेयर इशू कर रहे हो तो आप एक साल में अप टू 200 लोगों को क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हो। और पब्लिक अगर आपने 200 से ज्यादा को करा तो वो क्या बन जाता है? पब्लिक इशू बन जाता है। ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 42 में, कि आपको 200 लोगों तक को ही क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर में ऑफर करना है। अगर 200 लोगों तक को सिक्योरिटी ऑफर करी तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। सर मैंने 200 से ज्यादा को डिबेंचर ऑफर कर दिए, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? नो सर, दिस इज नॉट अ प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी कैन नॉट डू दिस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना मना होता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, यहां पर जो मेंबर्स है ना उनकी लिमिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 200। और ये जो सी कंडीशन है ना, ध्यान रखना, सी और बी को एक साथ भी पढ़ना पड़ेगा। अभी सी कंडीशन क्या बोलती है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? टोटली मना है। क्या टोटली मना है? सर टोटली मना है
कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी शब्द का मतलब किसी भी सिक्योरिटी, वेदर इट इज शेयर, वेदर इट इज डिवेंचर, एनी सिक्योरिटी, प्रोहिबिट है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप आओ और हमारी सिक्योरिटी खरीदो। यानी इसको सरल भाषा में बोलूं, पब्लिक कंपनी जो है ना वो पब्लिक इशू ला सकती है, बट सर जो प्राइवेट कंपनी है ना उसको मना है, बिल्कुल एकदम प्रोहिबिटेड है कि तुम पब्लिक के पास जाकर इनविटेशन नहीं दे सकते कि आओ सिक्योरिटीज खरीदो। यानी प्राइवेट कंपनी को टोटली पब्लिक इशू लाना मना होता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती, ये बात को ध्यान रखना। इसलिए जब मैं ये बता रहा था ना, तो ये और ये दोनों चीजों को दिमाग में रख के अब दोबारा से इसको पढ़ो। सर ये एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी क्या एक साल के अंदर अंदर 300 लोगों को शेयर ऑफर कर सकती है? नो। तो बी और सी दोनों कंडीशन फंस रही। क्यों? क्योंकि सर सी कंडीशन बोल रही है आप अगर ऐसा करोगे तो इट विल बिकम अ पब्लिक इशू, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना मना होता है, वो अलाउड नहीं होता। और अगर मैं कह रहा हूं खरीद भी लिए ना शेयर तो 300 मेंबर हो जाएंगे, वो तो वैसे भी अलाउड नहीं होता। क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को शेयर दे सकते हो? हाँ वो दे सकते हो। क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 300 लोगों को डिवेंचर दे सकते हो? नहीं सर वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी का पब्लिक इशू नहीं आ सकता। सर इस साल में 100, इस साल में 200, अगले साल में 100, ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसा कर सकते हैं। पर फिर सर आपने यहां नो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो अगर इस साल में मैं 200 लोगों को शेयर दे दूंगा तो वो लोग 200 लोगों को शेयर दे सकते हैं। हाँ 200 लोगों को शेयर दिया जा सकता है, पब्लिक इशू भी नहीं कहलाएगा, और पब्लिक इशू भी नहीं कहलाएगा और शेयर भी चले जाएंगे, वो बंदे मेंबर बन गए। अगले साल आप बोल रहे हो सर अगले साल तो हम 100 लोगों तक को ही शेयर दे रहे हैं ना, 200 को क्रॉस थोड़ी कर रहे हैं, पब्लिक इशू थोड़ी ला रहे हैं। वो बेटे अगर 200 यहां पे हो गए मेंबर और 100 इन्होंने भी शेयर खरीद लिए तो ये भी मेंबर बन गए, तो टोटल लिमिट क्या 200 क्रॉस नहीं हो जाएगी? क्या टोटल लिमिट 200 की क्रॉस नहीं हो जाएगी? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी सर। बोलो हाँ या ना। तो मैंने बोला जैसे ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को डिवेंचर ऑफर करे, क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट है? हाँ सर। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को डिवेंचर ऑफर करे, क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट है? हाँ सर। पर एक फाइनेंशियल ईयर में 180 लोगों को और डिवेंचर इशू करे, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? हाँ सर। और फिर इस फाइनेंशियल ईयर में और एक 200 से कम लोगों को ही क्या बोलते हैं डिवेंचर ऑफर करे, तो क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट है? हाँ सर ये भी क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो 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 बोलो। अब हम आते हैं थोड़ा सा लिमिट वाली कंडीशन को एनालाइज करने पे। लिमिट वाली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि सर एक बार बताओ कि आप बोल रहे हो लिमिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 200। हमें समझ में आ गया 200 बंदे मैक्सिमम हो सकते हैं, पर आपको पता है इसमें 2 लोगों को काउंट नहीं करते। किन 2 लोगों को काउंट नहीं करते? सर इसमें हम 2 लोगों को काउंट नहीं करेंगे। पहला, पर्संस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो लोग अभी कंपनी के एम्प्लॉय हैं हम उन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ओके। दूसरा, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, जो पास्ट में कभी एम्प्लॉयमेंट में थे, देवर मेंबर वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट, यानी जब वो मेंबर थे ना वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, जब वो मेंबर थे देवर इन द दे बिकेम मतलब दे वर मेंबर वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे देन देवर द मेंबर, they were the past employee and have continued to be member after the employment cease। ओहो सर ये तो भारी लग रही है बहुत कंडीशन। कोई भारी नहीं है। पहले वाली कंडीशन देखो, पहला वाला क्या बोल रहा है? हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, बोल रहे हैं ऐसे लोग जो अभी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम बोलेंगे ये 200 की लिमिट में नहीं आएंगे, ये 200 की लिमिट में नहीं आएंगे। ये तो समझ में आ गया? हाँ ये समझ में आ गया। Persons who having been formerly in employment, अभी एग्जांपल कराऊंगा एकदम क्लियर होगा। Persons who having been formerly in employment, जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, and they were the members while in the employment, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो मेंबर भी थे, and now they have continued to be member after the employment cease, and अब क्या हुआ? अब उनकी एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गई पर वो मेंबर अभी भी हैं, तो ऐसे लोगों को भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना। मतलब ऑल्दो दे आर द मेंबर्स, पर इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। तो बताओ 200 की लिमिट में कौन कौन काउंट नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ 200 की लिमिट में काउंट कौन कौन नहीं हो रहा? जल्दी बोलो प्लीज टेल फास्ट। सर पहला, जो लोग अभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं उनको हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे। और दूसरा, जब वो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे वो मेंबर्स थे, अभी उनकी एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गई बट दे कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, ऐसे लोगों को हम क्या नहीं कर रहे? 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे। तो सर एक बात बताओ, मैं आपसे यहीं पे एक सवाल पूछूं। मान लो कि एक कंपनी में 238 एम्प्लॉय हैं, 238 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, सॉरी 238 मेंबर थे, और ये प्राइवेट कंपनी है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो 238 मेंबर्स है ना, इनमें से 40 मेंबर्स जो हैं वो कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं। क्या बोला मैं? 40 मेंबर्स जो हैं वो कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं। अगर वो 40 मेंबर्स साथ में कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं तो क्या मैं इन 40 को इन 200 की लिमिट के लिए काउंट करूंगा? जल्दी बोलो।
क्या मैं इन 40 को 200 की लिमिट के लिए काउंट करूंगा? एब्सोल्युटली नो सर, मैं इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि ये बंदे मेंबर तो हैं, बट मैं इनको 200 की लिमिट में तो काउंट नहीं करूंगा। एक तरीके से ये लोग कितने माने जाएंगे? 198 माने जाएंगे। सो हाउ मेनी मेंबर्स विल बी काउंटेड? 198। बात समझ में आ गई? हाँ सर, 198 मेंबर माने जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, ये जो आप कर रहे हो ना कि इन 40 लोगों को आपने हटा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ इस 200 की लिमिट के लिए हटाया है। बाकी पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां जो प्रोविजन 200 से ऊपर वाले मेंबर के लिए लगता है, मतलब अगर कोई कंपनी में मेंबर 200 से ज्यादा होते हैं तो जो प्रोविजन एप्लीकेबल होता है वो इन पे लगेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये 40 लोगों को सिर्फ आप 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेंबर ही नहीं है। वेदर दे विल बी गेटिंग द डिविडेंड राइट और नॉट, मिलेगा। वोटिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। सर सिर्फ मैं इन 40 को 200 की लिमिट देखने के लिए मैं काउंट नहीं कर रहा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है? इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है सर। फिर दूसरे वाला भी एग्जांपल सुनो। पर्संस हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी वर मेंबर व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट। पास्ट एम्प्लॉय वालों की बात हो रही है। सर इसमें क्या हुआ, मैं यहां पर एक एग्जांपल बनाता हूं, मेरी बात सुनो। सर हुआ क्या, मान लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है, मान लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है अजय प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है सर जिसका नाम है अजय प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो अजय प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसमें मिस्टर रोमा, मिस्टर रोमियो जो है, ये मिस्टर रोमियो इस अजय प्राइवेट लिमिटेड में क्या बना? सर ये इस मिस्टर रोमियो जो था ना, ये अजय प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता था, और 10 अप्रैल 2024 को ये बंदा वहां से क्या हो गया? रिटायर हो गया। इसने वो वाली जॉब छोड़ दी। इसने बोला अब मैं ये जॉब नहीं करूंगा, और इस दिन ये कोई मेंबर नहीं था, जस्ट ही वाज अ सिंपल एम्प्लॉय। इसने वो जॉब छोड़ दी। अब ये आज उस कंपनी का मेंबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ जब इसने जॉब छोड़ी, इसके बाद 15 मई को 2024 को, मान लो कि इस बंदे ने कंपनी के 2000 शेयर खरीद लिए। इस बंदे ने कंपनी के 2000 शेयर खरीद लिए। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसे बंदे को कंपनी का मेंबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मतलब मेंबर तो माना ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 200 शेयर खरीदे हैं। क्या ऐसे बंदे को 200 की लिमिट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये पास्ट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा? क्या ऐसे बंदे को हम 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? आंसर इज यस और नो। सर आंसर इज एब्सोल्युटली यस, हम इसको 200 की लिमिट में काउंट करेंगे। पूछो क्यों? सर हम इसको 200 की लिमिट में इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि पता है एक लाइन लिखी हुई थी, सर ये पास्ट एम्प्लॉय नहीं होगा। आप देखो ना, ये पास्ट में एम्प्लॉय था एंड कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऊपर क्या लिखा था? लल्लुओं पढ़ तो लो। सर यहां पे लिखा था कि किसको नहीं मानना? पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट में थे, दे वर द मेंबर ऑफ कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। तुम उस कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में होते होते मेंबर थे। तो अब अगर आज आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है एंड यू कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, तो हम तुम्हें क्या नहीं मानेंगे? 200 की लिमिट में नहीं मानेंगे। पर इस बंदे को तो 200 की लिमिट में माना जाएगा, इसे तो 200 की लिमिट में माना जाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूं तुमको। पता है एक कंपनी है, उसका नाम है बबीता प्राइवेट लिमिटेड। ओहो सर, एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? बबीता प्राइवेट लिमिटेड। और बबीता प्राइवेट लिमिटेड का सबसे होनहार एम्प्लॉय का नाम बताओ। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो बबीता प्राइवेट लिमिटेड का सबसे होनहार एम्प्लॉय इज मिस्टर जेठिया। ये जो जेठिया है ना, ये इस कंपनी में क्या था? एम्प्लॉय था। मेरी बात सुनना आराम से, ये इस कंपनी में क्या था? एम्प्लॉय था, ठीक है। और ये ये बंदा जो था, ये इस कंपनी में क्या था? एम्प्लॉय था, ठीक है। अब ये जो बंदा इस कंपनी में एम्प्लॉय था ना, मान लेते हैं 20 सितंबर 2024 को जेठा ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ये बोला अब मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं इस कंपनी से क्या कर रहा हूं? रिजाइन कर रहा हूं, मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना। पर ये बंदा जब इस दिन, मान लो आज है 1 अप्रैल 2024 फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये इस दिन से ये मेंबर भी था और ये एम्प्लॉय भी था। मैं बात कर रहा हूं, ये इस दिन मेंबर भी था और ये एम्प्लॉय भी था। इसने क्या करा? भाई ने जॉब छोड़ दी कब? 20 सितंबर 2024 को। इसने बोला 20 सितंबर 2024 को मेरे को इस कंपनी में काम नहीं करना है। इसने जॉब छोड़ दी, पर ये मेंबर तो अभी भी है। इसने बोला मैं जॉब थोड़ी छोड़ रहा हूं,
मैं जॉब छोड़ रहा हूं पर मैं कंपनी थोड़ी छोड़ रहा हूं। एज अ मेंबर तो मैं अभी भी क्या रहूंगा, कनेक्टेड रहूंगा। तो ये बंदा अभी भी मेंबर तो है। तो अब मुझे बताओ क्या ये बंदा 200 की लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? जल्दी से बोलो, क्या सर ये बंदा 200 की लिमिट में काउंट होगा या नहीं होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली सर, ये बंदा 200 की लिमिट में काउंट, एकदम सही आंसर दे दिया है आप लोगों ने। सर अब ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। नो, नॉट काउंटेड इन लिमिट ऑफ 200। सर ये 200 की लिमिट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर फॉर्मर एम्प्लॉय है एंड ही वॉज अ मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। जब ये एम्प्लॉयमेंट में था तब ये मेंबर भी था और इसने जॉब छोड़ दी। अब ये बंदा कंटिन्यू टू बी अ मेंबर है, हम इसको मेंबर नहीं मानेंगे 200 की लिमिट में, मेंबर मानेंगे बट 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। बाकी सारे राइट जो बाकी सारी चीजें हैं वो लगेंगी, वो सब इसको मिलेगा, बट ये बंदा 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर आगे एक लाइन और लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई शेयर को खरीद लेते हैं तो हम बोलेंगे कि उनको क्या माना जाएगा? सिंगल मेंबर माना जाएगा। ओके सर। अगर कोई बंदा क्या खरीद लेता है? सर जॉइंटली शेयर खरीदता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ए और बी, इन दोनों ने मिलकर शेयर खरीदे, तो इन दोनों को 2 मेंबर ना ट्रीट करके इनको एक ही मेंबर माना जाएगा, इनको एक ही मेंबर माना जाएगा। ठीक है जी। और आगे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो मैंने बोला प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए रूल्स में, पर वो अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब हुआ नहीं है। और आर्टिकल्स में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या सर? पीएलआर। पीएलआर बोले तो एक प्रोहिबिशन, एक लिमिटेशन, एक रेस्ट्रिक्शन। आप फ्रीली अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप पर लिमिट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बट 200 की लिमिट में आप ज्वाइंट मेंबर्स को सिंगल काउंट करना, और 200 की लिमिट में किस किस को काउंट नहीं करना है? सर जो अभी करंट में एम्प्लॉय है उनको भी काउंट नहीं करना है, और जो पास्ट में कभी एम्प्लॉय रहे थे हमें उन्हें भी काउंट नहीं करना है। अगर वो आज अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं बट दे आर कंटिन्यू टू बी अ मेंबर और दे वर द मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके सर। और लास्ट में पब्लिक कंपनी जो है प्राइवेट इशू, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है बट प्राइवेट कंपनी कभी भी क्या नहीं ला सकती? पब्लिक इशू नहीं ला सकती। आप पब्लिक को किसी भी सिक्योरिटी को इन्वाइट करने के लिए नहीं बुला सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। ठीक है जी। इसके बाद में आता हूं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, कि कैसे कैसे यू हैव टू चेक वेदर कि वो 200 में लिमिट में आएगा या वो 200 के लिमिट में नहीं आएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको खुद से एक बार ही देख सकते हो। ठीक है, फिर भी कुछ रहेगा तो आई विल डिस्कस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रहे तो मैं एक डिस्कस कर लेता हूं। मैंने ऑल द वैसे बनवा दिए वाले एग्जांपल कि सैम जो था ये बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड में क्या था? मेंबर था, और इसके पास 2000 शेयर भी थे। ठीक है, एम्प्लॉय भी था, बट ये एम्प्लॉय नहीं था, सिर्फ क्या था? शेयर होल्डर था। इसके बाद ये क्या बन गया? ये शेयर होल्डर तो था, मेंबर तो था, पर ये एम्प्लॉय तो नहीं था ना। बट यहां ये क्या बन गया? बंदा एम्प्लॉय बन गया। क्या ये जैसे ही एम्प्लॉय बना, क्या अब हम इसको 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? तो मैंने बोला नहीं, इसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये एम्प्लॉय बन गया, नाउ ही इज अ प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होते हैं हम उन्हें काउंट नहीं करते। इफ ही इज अ मेंबर, इफ ही इज अ मेंबर तो हम उसे काउंट नहीं करते, तो हमने नहीं किया। अब इसके बाद अगर मान लो ये बंदा यहां से क्या कर दे? जॉब छोड़ दे। क्या कर दे? जॉब छोड़ दे। तो ये बंदा 200 के लिमिट में आएगा या नहीं आएगा? सर हम बोलेंगे नो। अब यहां पर सेकंड एक्सेप्शन लग जाएगी कि अब ये 200 की लिमिट में नहीं आएगा। ही वॉज अ मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या हुआ? अब ये यहां से यहां के पीरियड तक एम्प्लॉयमेंट में था, हाँ था, मेंबर में भी था, हाँ मेंबर भी था। अब इसके बाद इसने क्या कर दी? जॉब छोड़ दी बट कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। तो क्या हम इसको 200 की लिमिट में लेंगे? नहीं लेंगे सर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दिस यू कैन सी। इसके बाद अपन आते हैं पब्लिक कंपनी के ऊपर। सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? नाउ कमिंग टू अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑल्सो। पब्लिक कंपनी, सर पब्लिक कंपनी का मतलब, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी। पब्लिक कंपनी भी एक कंपनी होती है बट इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पर ये एक ऐसी कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, एंड पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल उतनी होगी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी। पर मैंने बोला यहां पर भी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, रूल्स के अंदर कुछ नहीं लिखा। तो इसने कितनी प्यारी सी बात बोल दी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, यानी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। वाओ, बस ये लगा रखा ड्रामा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि सर आर्टिकल्स में वो 3 चीजें नहीं है। आर्टिकल्स में वो पीएलआर नहीं लिखा, ना प्रोहिबिशन लिखी है, ना लिमिटेशन लिखी है, ना रेस्ट्रिक्शन लिखी है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। मेरी बात समझ में आई? आओ, सेक्शन 2 क्लॉज 71। सर पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड उसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वो होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब्ड होगी, बट अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रोवाइडेड दैट, इंपॉर्टेंट,
प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि सब्सिडरी है एक ऐसी कंपनी की जो खुद प्राइवेट नहीं है, आराम से आराम से, अगर एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी है ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट नहीं है, ओ तो जो प्राइवेट नहीं होती वो क्या होती है? पब्लिक. सो इफ योर कंपनी इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ सम पब्लिक कंपनी, इफ योर कंपनी, you are a private company but your company is a subsidiary of public company, then your company shall be deemed to be a public company. आराम से समझो मैंने क्या बोला. पब्लिक कंपनी का मतलब जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है. पहले तो इसे हटाओ, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर. एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब होगी, अभी कुछ प्रिस्क्राइब है नहीं है. प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी. मान लो मैं एक कंपनी हूं, मेरी कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जो वो वाली कंपनी है ना, वो कंपनी प्राइवेट नहीं है, इसका मतलब वो कौन सी है? पब्लिक. सो सिंपली आई वांट टू से, अगर ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो ये कंपनी को भी क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी. इवन इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी, बट अगर आप पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो तो भी आपको क्या माना जाएगा? पब्लिक माना जाएगा. इसका मतलब सर वो पब्लिक कंपनी हो गई. मतलब जैसे हमने सुना है प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर चाहिए होते हैं, है, और पब्लिक कंपनी में 3 या 3 से ज्यादा चाहिए होते हैं, और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स भी 3 या 3 से ज्यादा चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मेंबर 2 या 2 से, डायरेक्टर 2 या 2 से ज्यादा चाहिए होते हैं. तो सर अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है, सपोज एक प्राइवेट कंपनी है के प्राइवेट लिमिटेड, और ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो क्या मैं बोलूं अब ये पब्लिक बन गई, तो इसका मतलब इसे मिनिमम 7 मेंबर करने पड़ेंगे, इसका मतलब इसको मिनिमम 3 डायरेक्टर लाने पड़ेंगे, इसका मतलब इसका मतलब ये होता है कि बाय द नेचर, डिफॉल्ट नेचर, वो कंपनी रहेगी तो प्राइवेट ही, वो कंपनी रहेगी तो प्राइवेट ही, बट फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट यू विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो वो रहेगी बाय नेचर, वो प्राइवेट ही रहेगी. मतलब बाय नेचर प्राइवेट का मतलब पता क्या होता है? कि उसके आर्टिकल्स में से वो पी, एल और आर नहीं हटेगा, क्योंकि वो 3 चीजें प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में होती हैं, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं होती है. मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में वो तीनों चीजें रहेंगी, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, वो तीनों चीजें रहेंगी. आपको वो नहीं हटाना. इवन अपने नाम में से भी पीवीटी एलटीडी नहीं हटाना, वरना लोगों को पता कैसे लगेगा भाई कि तुम प्राइवेट कंपनी हो, बट तुम पर पूरा लॉ इस प्रकार से लगेगा जैसे कि तुम एक पब्लिक कंपनी हो. यानी यू हैव टू कंप्लाई द कंपनीज एक्ट, यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू अ पब्लिक कंपनी. तो मैंने बोला पब्लिक कंपनी क्या होती है? सर पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और ऐसी पब्लिक कंपनी, अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है? पब्लिक कंपनी की, तो सर वो भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक मानी जाएगी. मैं इसको और सिंप्लीफाइड नोट से दिखा देता हूं, एक बार देखो, सुनो इधर. हाँ देखें सर, मैंने बोला कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 2. पब्लिक में मिनिमम कितने चाहिए? 7. मिनिमम यहाँ पे डायरेक्टर कितने चाहिए? 2. यहाँ पे डायरेक्टर कितने चाहिए? 3. यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200. पर यहाँ पे कितने हो सकते हैं? नो लिमिट. सर यहाँ पे कोरम क्या होता है? ये. पर यहाँ पे कोरम क्या होता है? अब ये कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है जो मीटिंग होती है ना, जैसे मान लो कंपनी है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराती है, तो कितने लोग कम से कम उपस्थित होने चाहिए कि मीटिंग हो सके, उसे बोलते हैं कोरम. अब ऐसे तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर भी आ गए तो कोरम चाहिए होता है, मतलब कोरम ठीक हो जाता है. बट पब्लिक कंपनी में अगर अलग अलग केस होते हैं, 5, 15, 30 का, 5, 6 का, 15, 30, वो उसमें मैं नहीं जा रहा, बट 5 या 15 या 30 लोगों का आना जरूरी होता है, तो कोरम माना जाता है कि इट इज अ वैलिड कोरम. तो सर ये तो बड़े सारे अंतर हो गए प्राइवेट में और पब्लिक में. और आप बोल रहे हो कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की क्या है? सब्सिडरी है. तो इसका मतलब तो वो अब पब्लिक कंपनी बन गई तो उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा क्या? और अब अगर वो पब्लिक कंपनी बन गई है तो क्या वो पब्लिक इश्यू लेके आ सकती है? क्या वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है? तो मैं बोलूंगा नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. ये असंभव है. आप अभी भी प्राइवेट ही हो, बट आपको मान लिया जाएगा दैट यू आर अ पब्लिक. मतलब बाकी प्रोविजन देखो, जो बेसिक नेचर है उसका वो तो वही रहेगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, इट विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. बट बाकी पूरा कंपनीज एक्ट जो पब्लिक कंपनीज को फॉलो करना होता है, आपको भी वैसे फॉलो करना पड़ेगा.
समझ में आ गई बात? हाँ सर। पर सर एक बात बताओ, ये जो वर्ड आ रहा है बीच में बार बार कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी जो होगी वो भी पब्लिक मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी को भी काम मान लिया जाएगा, पब्लिक मान लिया जाएगा, तो सर ये बताओ ना ये सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो आओ ना, तो अगली डेफिनेशन पे चलते हैं ना, होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, आ जाओ। सर एक बिल्कुल बच्चों वाली बात करो, बिल्कुल बेसिक बात, एकदम छोटी बच्ची वाली बात। वहां पर क्या बोले अपन, एक कंपनी है, अगर वो दूसरी कंपनी की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 60% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, लॉ में तो लिखा है मोर देन 50% वोटिंग पावर, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मोर देन 50% क्या करती है, वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो हम बोलते हैं जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग कंपनी है, और जिसको होल्ड किया जा रहा है वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये करण लिमिटेड जो है ये एक पब्लिक कंपनी है, के प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब ये कंपनी इस कंपनी के 60% वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो दिस इज अ होल्डिंग कंपनी एंड दिस इज अ पब्लिक कंपनी। और जो ये कंपनी है ये है तो प्राइवेट कंपनी बट इट इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। ये के प्राइवेट लिमिटेड भी एक तरीके से किस प्रकार से मानी जाएगी सर, इसको भी माना जाएगा दैट इट इज अ पब्लिक कंपनी। समझ में आ गई बात? इसको भी पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। सर होल्डिंग सब्सिडरी बताओ ना क्या होता है, आओ। सो व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है कि अगर सामने वाली जो कंपनी है होल्डिंग कंपनी, अगर वो आपकी कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है तो हम बोलते हैं वो आपकी होल्डिंग है, आप उसके सब्सिडरी हो। या फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर वो कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर पाए। व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करना? अगर वो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आधे या आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को, अगर वो कंपनी हमारी कंपनी के आधे या आधे से ज्यादा वोटिंग पावर को होल्ड करती है तो वो होल्डिंग है और मैं उसकी सब्सिडरी हूं। बट अगर 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 सर वो कंपनी आपके बोर्ड को कंट्रोल करती है, सर बोर्ड को कंट्रोल कैसे करेगी? वो कंपनी आपके बोर्ड को तब कंट्रोल कर पाएगी जब वो राइट रखती है अपने पास अपॉइंट करने का या रिमूव करने का मेजॉरिटी और ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब वो कंपनी कौन सी, कोई भी सामने वाली कंपनी, वो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होल और मेजॉरिटी को, या तो मेजॉरिटी यस पूरे सारे अपॉइंट या रिमूव करने का राइट रखती है, ऐसा कंट्रोल है उसके पास, तो हम बोलेंगे कि वो हमारे बोर्ड को कंट्रोल करती है। और अगर वो हमारे बोर्ड को कंट्रोल करती है तो हम बोलेंगे कि भैया वो हमारी कौन है, होल्डिंग, और मैं उसकी कौन हूं, सब्सिडरी। सर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, आप बोल रहे हो मोर देन हाफ मतलब क्या होता है, तो मैं तुमको समझाता हूं मोर देन हाफ का मतलब क्या होता है। मोर देन हाफ का मतलब ये होता है कि तुमको लगता होगा मोर देन हाफ 51, पर नहीं हो लल्लू, मोर देन हाफ 51 नहीं होता, 50 से ज्यादा कुछ भी इज 51। सर बोले तो मान लो एक कंपनी के 10 करोड़ शेयर हैं, तो इसके आधे शेयर कितने हुए, 50% शेयर कितने हुए, 5 करोड़। अब मैं बोल रहा हूं 5 करोड़ शेयर्स प्लस एक शेयर भी अगर मैंने और ले लिया ना, तो मैं होल्डिंग और वो कंपनी मेरी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। पर सर आप तो इंडिविजुअल पर्सन हो, तो ये ध्यान रखना एक कंपनी ही दूसरी कंपनी की होल्डिंग होती है। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सो होल्डिंग कंपनी क्या होती है सर, और सब्सिडरी देखो, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, सामने वाला भी कंपनी होना चाहिए। मैंने इसका भी एग्जांपल बना रखा है, इधर देखो ये रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो करण जो है रिलायंस लिमिटेड में 48% वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो क्या ये करण होल्डिंग है, रिलायंस सब्सिडरी है? नो। क्या करण अगर रिलायंस में 58% वोटिंग पावर होल्ड करता है तो क्या करण होल्डिंग है और रिलायंस सब्सिडरी है? नो, बिकॉज करण इज एन इंडिविजुअल पर्सन। सर वो कंपनी नहीं है। बट अगर के लिमिटेड जो है, ये तो अभी छोड़ ही दो, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट आएगा तो उसके बाद ही पढ़ पाओगे, इसको कनेक्ट करूंगा विद द टॉपिक बॉडी कॉर्पोरेट। एक चीज और समझाता हूं सर, एक चीज बताओ, तो मोर देन 50% वोटिंग पावर आप बोल रहे थे, मोर देन 50% वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% वोटिंग पावर का मतलब होता है, मोर देन 50% वोटिंग पावर का मतलब होता है 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा। अब वो 50 से एक शेयर भी ज्यादा हुआ ना तो वो मोर देन 50 हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। और क्या होल्ड करनी है? वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मतलब होता है कि आपको इक्विटी शेयर होल्ड करने हैं। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्ड करे भी, मान लो एक कंपनी के 100 प्रेफरेंस शेयर है और 100 के 100 ये होल्ड करता है, 100 के 100 ये होल्ड करता है, तो क्या ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी है? नो सर, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। वोटिंग पावर होल्ड करनी है, ठीक है? तो मैं यहां पे बोलता हूं वोटिंग पावर होल्ड करनी है। ये रहा के लिमिटेड जो है, के लिमिटेड जो है ये रिलायंस के 40% वोटिंग पावर होल्ड करता है और के लिमिटेड एबीसी में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो मैं बोलूंगा एबीसी जो है ये तो के की सब्सिडरी है, पर रिलायंस जो है वो के की सब्सिडरी नहीं है। पर आगे सुनना, सर अगर आप खुद अकेले या तो खुद सामने वाली कंपनी में मोर देन 50 होल्ड करते हो या थ्रू योर अदर सब्सिडरीज अगर आप होल्ड करते हो तो उन्हें क्लब कर दिया जाएगा। दोबारा बताना सर एक बार,
सपोज मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, आई एम के लिमिटेड। अगर के लिमिटेड, तुम रिलायंस हो, मैं तुम्हारे में डायरेक्टली या तो होल्ड करता हूं मोर देन 50, तो भी तुम मेरी सब्सिडरी, मैं तुम्हारा होल्डिंग। और अगर मेरी कोई और सब्सिडरी है, मैं उसके थ्रू तुम्हारे अंदर कंट्रोल कर रहा हूं, मतलब मैं जितना कर रहा हूं वो, और वो सब्सिडरी तुम्हारे में जितना कर रही है वो, इन दोनों को क्लब करके भी देखते हैं। जैसे के लिमिटेड है, अगर के लिमिटेड रिलायंस में होल्ड करेगी कितना 40, तो देखा जाए अभी तो रिलायंस के की सब्सिडरी नहीं है, के लिमिटेड जेड में कितना होल्ड करती है 55, तो जेड के की सब्सिडरी है, पर जेड जो है ना सर, ये रिलायंस में होल्ड करती है 12%, तो हम बोलेंगे के खुद तो रिलायंस में 40 होल्ड कर रहा है और अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड कर रहा है 12, तो फिर हम इन दोनों को क्लब कर देंगे, और अगर हम इन दोनों को क्लब करेंगे तो इस हिसाब से रिलायंस क्या बन जाएगी, के लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगी। तुमको पता है मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है, सर अगर मान लो यहां 55 ना होता, यहां 45 होता, तो आप क्या करते, तो फिर पता क्या होता, फिर ये रिलायंस के की सब्सिडरी नहीं बनती। पूछो क्यों? फिर ये के की सब्सिडरी नहीं बनती, पूछो क्यों? क्योंकि के खुद कितना होल्ड करता 40, और हम देखते हैं अपनी सब्सिडरी के द्वारा उस कंपनी में कितना होल्ड कर रहे हो, तो सब्सिडरी के द्वारा ये तो इसकी सब्सिडरी बनती ना, क्योंकि इसका तो खुद इसमें 45 है, तो जेड तो इसका सब्सिडरी बनता ही ना। अगर जेड इसका सब्सिडरी नहीं बनता तो ये आगे 12 होल्ड करे या जितना भी होल्ड करे, होल्डिंग सब्सिडरी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल बना रखे हैं, यू कैन गो थ्रू इट। जैसे ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, यहां आप खुद डायरेक्टली तो 1% होल्ड कर रहे हो, पर आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड कर रहे हो, तुम्हारी एक सब्सिडरी है लिमिटेड, उसमें तुम्हारा 60 है, सब्सिडरी होल्ड करती है उस रिलायंस में कितना 52, तो टोटल करके देखूंगा तो इट इज 53। हम बोलेंगे सर रिलायंस इज द सब्सिडरी ऑफ के लिमिटेड। समझ में आ गया? ठीक बा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये तो हुआ कि अगर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर आप होल्ड करते हो तो आप होल्डिंग सब्सिडरी हो। सर कंट्रोल करते हो अगर आप किसी के बोर्ड के कॉम्पोजिशन को, बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करने का मतलब कि आप राइट रखते हो अपने पास अपॉइंट करने का या रिमूव करने का ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो हम बोलेंगे आप उसको कंट्रोल करते हो, तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। आ जाओ, सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के संदर्भ में ये कंपनी को सब्सिडरी कहा जाएगा अगर वो दूसरी कंपनी यानी वो होल्डिंग कंपनी क्या करती है, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो वो बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है, या फिर सर वो एक्सरसाइज करती है मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ईदर ऑन इट्स ओन, वाओ, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर इट्स सब्सिडरी, या तो खुद अकेले या फिर अपनी सब्सिडरी के द्वारा मिलकर। provided that such class or class of holding company as may prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may prescribed। अब ये क्या लिखा है, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं कि ये यहां पर सब्सिडरी का क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन पे आओ पहले, सबसे पहले सर पहले बी वाला पढ़ो। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम टू बी कंट्रोल, कब माना जाएगा कि आप बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हो, व्हेन द अनदर कंपनी if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of the director। इस पूरे सेक्शन के लिए अभी याद करके चलना, मैं एक चीज पढ़ाकर जा रहा हूं कि कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, पर इस लाइन का मीनिंग क्या होगा वी विल डिस्कस, कि कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट कैसे आता है और यहां पर क्या फर्क पड़ेगा कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट आने से, और बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है। तो जब बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ाऊंगा वापिस इस डेफिनेशन पे लेके आऊंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। एंड लेयर इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। अब ये क्या पंगा है, देखो तुम तीन प्रकार से होल्डिंग सब्सिडरी बन सकते हो। तीन प्रकार से होल्डिंग सब्सिडरी बनने का मतलब, पहला या तो वो तुम्हारा बोर्ड कंट्रोल कर रहा है, दूसरा या फिर वो कंपनी तुम्हारी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रही है, या फिर तीसरा, हाँ सर एक कॉन्सेप्ट होता है लेयर ऑफ सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट। लेयर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड। तो क्या जो सी लिमिटेड है ये सब्सिडरी ऑफ बी है, हाँ, तो सर बी लिमिटेड जो है वो ए की सब्सिडरी है, हाँ, तो क्या सी ए की भी सब्सिडरी मानी जाएगी, हाँ, सी को ए का भी सब्सिडरी माना जाएगा। एक बात और पूछूं, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है डी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है ए लिमिटेड। तो अब क्या बी सी की सब्सिडरी है? नहीं 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 सर, अब बी की सब्सिडरी थोड़ी है, अब बी सी की सब्सिडरी थोड़ी है, ये तो बी ए की सब्सिडरी है और सी भी ए की सब्सिडरी है, बी ए की सब्सिडरी है और सी भी ए की सब्सिडरी है, बी सी की सब्सिडरी थोड़ी है सर। समझ में आ गई बात? अच्छा एक चीज और पूछूं, हाँ हाँ सर पूछो ना, इधर आओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग में एक क्वेश्चन पूछता हूं। सर एक बार बताओ,
इसे बोलते हैं अपन चेन रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? चेन रिलेशनशिप। ए बी में होल्ड करता है, बी सी में होल्ड करता है, तो सी इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ ए। सी इज ऑल्सो द सब्सिडरी ऑफ ए। इज इट क्लियर? बोलो 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 बोलो, इधर आओ। सर ये जो चेन होल्डिंग रिलेशनशिप होता है ये क्या बोलता है? मान लो ए की जो सब्सिडरी है वो बी है, बी की सब्सिडरी है सी है, सी की सब्सिडरी है वो डी है। अब होता क्या है, यहां पर ये जो प्रोवाइजो ऊपर था ना बुक में, ये प्रोवाइजो यही लिखा हुआ था। ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा था? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनी as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed। यानी उन क्लास ऑफ कंपनीज को जिनको हमने प्रिस्क्राइब कर दिया है, वो जो नंबर हमने प्रिस्क्राइब किया है लेयर का, उस लेयर से ज्यादा सब्सिडरी की लेयर नहीं बना सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ए की सब्सिडी बी, बी की सब्सिडी सी, सी की सब्सिडी डी, डी की सब्सिडी ई, ई की सब्सिडी एफ, एफ की सब्सिडी जी। ऐसे तुम लेयर बना के नहीं जा सकते कितनी भी। अब तुमको मैक्सिमम कितना लेयर अलाउड है? सर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स अलाउड है 2। मैक्सिमम कितने लेयर तक सब्सिडरी अलाउड होती है? 2। ए की सब्सिडरी बी, बी की सब्सिडरी सी, दैट्स इट। इसके आगे लेयर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? इसके आगे आप लेयर बना नहीं सकते। सो ए की सब्सिडरी बी, बी की सी और सी की डी। जो ए की सब्सिडरी है बी, दिस इज लेयर नंबर 1, बी की सब्सिडरी है सी, दिस इज लेयर नंबर 2। इसकी आगे सब्सिडरी है तो इसको अलाउड नहीं है, हम ये नहीं मानेंगे, ये लेयर बनाना अलाउड नहीं होगा। सर पुरानी कंपनी जो चली आ रही है वो, देखो ये रूल ना थोड़ा बाद में आया था। ये रूल आया था 20 सितंबर 2017 से, ठीक है? पहले से सर जो कंपनी चली आ रही है उनका क्या, वो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलती रहेंगी, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बट 4 कंपनी ऐसे, मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, 4 कंपनी ऐसी है जिनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, यानी ये जितनी भी लेयर बनाना चाहे बना सकती है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और एनबीएफसी। फिर मैंने बोला मान लो एक कंपनी है, इसकी ये 4 सब्सिडरीज हैं, तो क्या ये 4 लेयर है या 1 लेयर है? सर दिस इज 1 लेयर, नॉट 4 लेयर। बट अगर मैं बोलूं दिस इज 2 लेयर, बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं अपन? 2 लेयर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? टू लेयर बोलते हैं। और इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन जो वहां बुक में नहीं दिख रही होगी तुमको, बट वो ये एक्सप्लेनेशन है। क्या? एमसीए ने एक सर्कुलर निकालकर एक चीज क्लैरिफाई की। क्या क्लैरिफाई किया? अगर कोई शेयर हेल्ड किए जाते हैं बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी कैपेसिटी का मतलब होता है ट्रस्टी कैपेसिटी। ट्रस्ट के लिए अगर आप एज अ ट्रस्ट आप उस कंपनी में शेयर होल्ड कर भी रहे हो, तो हम उसे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप डिटरमाइन करने के लिए काउंट नहीं करेंगे। सर दोबारा बताना। मान लो एक कंपनी है, ये देखो हरी लिमिटेड, और हरी लिमिटेड श्याम लिमिटेड में 40% होल्ड करता है, ठीक है? तो डायरेक्टली तो अभी कोई होल्डिंग सब्सिडरी बना नहीं है। हरी लिमिटेड आरव लिमिटेड में 58 होल्ड करता है, तो आरव तो सब्सिडरी है होल्डिंग, और होल्डिंग कौन है? हरी। हरी होल्डिंग है, आरव सब्सिडरी है, ठीक है? अब जो आरव लिमिटेड है ये शाम में होल्ड करता है 12, तो बहुत बढ़िया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हरी जो है ना, हरी ये 40% होल्ड करता है डायरेक्टली और 12% होल्ड कर रहा है थ्रू सब्सिडरी। भाई हरी की सब्सिडरी इस कंपनी में होल्ड करती है ना, तो ये वाली भी इसके साथ क्लब हो जाएगी, तो आ गया 52। पर आपको पता है जो ये हरी लिमिटेड है ना, ये 40% जो ये होल्ड करता है ना शाम में, इसमें से 5% जो फंड्स हैं इसको किसने दिए? मिस्टर सैम ने। मतलब इसको किसी और बंदे ने पैसे दिए और उसके बिहाफ पर जस्ट इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी ये 5% शेयर होल्ड करता है। यानी इसकी खुद की होल्डिंग कितनी है? 35। और ये वैसे कितना होल्ड कर रहा है एज अ ट्रस्टी? 5। तो जो एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहे हो हम उसे कंसीडर नहीं करते, हम उसे हटा देंगे। यहां पर एक तरीके से हरी खुद 35 होल्ड कर रहा है और थ्रू सब्सिडरी 12 होल्ड कर रहा है, टोटल मिलाकर 47% होल्डिंग है, तो इस हिसाब से होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बनेगा। टोटल डिटेल में मैंने तुमको समझाया होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और साथ में मैंने बताया पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। ये जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना, ये 10 से ज्यादा घंटे लग जाते हैं इनको इतना एनालाइज करवाने में कि एक्चुअल में ये सारी इंटरप्रिटेशंस कैसे निकलती हैं, ठीक है? इसके बाद अपन आते हैं सर एसोसिएट कंपनी किसे बोला जाता है। तो ये तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इफ अ कंपनी, देखो मैं तुमको सिंपल बताऊं, इसको बिल्कुल एक लाइन में खत्म करूं। हाँ सर और क्या, एक लाइन में खत्म करो। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। क्या होता है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस? अभी बताऊंगा। बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में अगर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है तो हम बोलेंगे ए लिमिटेड जो है वो एसोसिएट कंपनी है, बी लिमिटेड जो है वो उसके लिए ए लिमिटेड एसोसिएट है। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान रखने वाली, सुनना आराम से। क्या सर ये दोनों आपस में एक दूसरे की एसोसिएट है? ना 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 मुन्ना ना, ये गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती आप किए तो वो गलती आपको 3 महीने आगे लेके जा सकती है। सर आज तक तो हमने सुना था कि गलतियां पीछे लेके जाती हैं, आप बोल रहे हो गलतियां आगे लेके जाएंगी। हाँ थोड़ा डीप था बट समझ गए होगे कि अगर कोई हरकतें करी तो वो बहुत खामियाजा भारी पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? सर एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। बी का ए में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। दोबारा बोलो मेरे साथ, बोलो ओए, बोलो ना।
बी का ए में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या वो एसोसिएट है? नो, जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो आपकी एसोसिएट मानी जाएगी। सो इफ अ कंपनी, मैंने एग्जांपल लिया बी, हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर कंपनी, then such other company is considered as an associate of the former company। फॉर्मर मतलब जिसका नाम पहले लिखा था। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती है तो जिस कंपनी में तुम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो वो तुम्हारी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट मानी जाएगी। सर हम उसके कुछ भी नहीं, तुम उसके एसोसिएट नहीं हो, वो तुम्हारी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट मानी जाएगी। सर व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? या तो आप उसमें 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करते हो, या फिर उसके बिजनेस डिसीजन और बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हो, मतलब उसके सारे डिसीजन, उसके ऑपरेशंस को तुम हैंडल कर रहे हो। यू आर एबल टू कंट्रोल द बिजनेस डिसीजन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। सर एक्स लिमिटेड जो है, मान लो वाई में 19% वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो वाई ना तो एक्स का सब्सिडरी है ना एक्स का एसोसिएट है। पर सर ये जो वाई है इसमें ये एस लिमिटेड 2% होल्ड करती है, तो वाई ना तो एस का सब्सिडरी है ना एस का एसोसिएट है। पर देखो एक्स जो है ये एस में 58% वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो क्या सर ये जो एस है ये एक्स का सब्सिडरी माना जाएगा? हाँ। पर एक चीज सोच के देखो ना सर, ये इसमें 19 होल्ड कर रहा है और ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू 2% भी होल्ड कर रहा है, तो टोटल मिला के देखे तो एक्स की डायरेक्ट होल्डिंग 19 हो गई, और थ्रू इट्स सब्सिडरी एक्स की सब्सिडरी इसी कंपनी में कितना होल्ड करती है? 2%, तो 19 और 2 मिला के कितना हो गया? 21। तो सर इस हिसाब से तो इसका मोर देन 20 हो गया ना। लल्लू हो, ऐसा कहां लिखा है ऊपर? होल्डिंग सब्सिडरी के जब हम सेक्शन पढ़ते थे तो वहां पर यह चीज लिखी हुई थी, थ्रू इट्स एट इट्स ओन और थ्रू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, वन और मोर सब्सिडरी। यहां कहां लिखा है? कहीं पूरे डेफिनेशन में, ये बेयर डेफिनेशन है, कहीं पूरे डेफिनेशन में लिखा हुआ है? फिर जब यहां लिखा ही नहीं है तो हम क्यों इंक्लूड करेंगे? तो यहां पे ये वाला ड्रामा मत लगाना कि अपने खुद से 20 होल्ड कर रहे हैं, या अगर खुद कम कर रहे हैं और दूसरे अपनी सब्सिडरीज के द्वारा या अपनी एसोसिएट्स के द्वारा हम जो होल्ड कर रहे हैं वो क्लब कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये यहां पर मत लगाना, भूल के भी मत लगाना। समझ में आ गई बात? पर आगे इन्होंने पता क्या बोला, देखो ऊपर क्या लिखा है, बट सच अदर कंपनी मस्ट नॉट बी अ सब्सिडरी। वो जो दूसरी कंपनी होनी चाहिए ना वो आपकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं अगर उसमें होल्ड करता हूं कितना, 20% या उससे ज्यादा, तो मेरा एसोसिएट है, बट वो मेरा सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं उसमें 50 से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसमें 50 से ज्यादा होल्ड कर रहा हूं तो वो मेरा सब्सिडरी माना जाएगा, ना कि मेरा एसोसिएट माना जाएगा। समझ में आ गई बात? और एक चीज और ध्यान रखना, जब सब्सिडरी चेक करते हैं तो 50 से ज्यादा देखते हैं, और जब एसोसिएट देखते थे तो 20% और मोर देखते थे। ठीक, ठीक है सर। फिर आगे इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन पे आओ, वापिस एग्जांपल्स पे लौटाऊंगा तुम्हें। डेफिनेशन पे आओ। सर एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी पे आओ। सर एसोसिएट कंपनी किसे कहा जाता है? पढ़ना जरा। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी के मुकाबले ये कंपनी को एसोसिएट कहा जाएगा, इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मेरी कंपनी में अगर उस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मैं उस कंपनी का एसोसिएट कंपनी हूं। बट ये कंपनी उसकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। एंड इंक्लूड द जॉइंट वेंचर। अब देखो लॉ पढ़ना सिखाता हूं। एंड का मतलब जब यहां डेफिनेशन एंड आया ना तो ये दो पार्ट में टूट गई। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है? एंड इंक्लूड द जॉइंट वेंचर। अब जेवी को तो हमेशा तुम्हें अपना एसोसिएट मानना है, यानी आपका जो जॉइंट वेंचर होगा वो हमेशा तुम्हारा क्या माना जाएगा? एसोसिएट माना जाएगा। सर जेवी मतलब क्या होता है? जब दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बनाती है तो हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर अपना जेवी बनाया, इन दोनों ने मिलकर अपना जेवी बनाया और इसको नाम रखा ए बी प्राइवेट लिमिटेड। ए का इसमें 15% है, बी का इसमें 10% है। क्या इसे जेवी को, क्या इसे एसोसिएट माना जाएगा ऑफ द ए? क्या ए बी ए का एसोसिएट है? हाँ। क्या ए बी बी का एसोसिएट है? हाँ, क्योंकि जेवी कंपनी इज ऑलवेज योर एसोसिएट, चाहे आपका उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो चाहे ना हो। सर कैसे, क्यों, किस लिए? क्योंकि बेटा जेवी से पहले क्या आ गया था? एंड। देखो जहां ये बोल रहा था ना कि वो वाली कंपनी का आप में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो आप उसके एसोसिएट बनोगे, पर इसने क्या बोला? एंड इट इंक्लूड्स द जॉइंट वेंचर। भैया जेवी तो आएगा, तो जब ये एंड आया ना तो ये बाइफरकेशन यहां पे हो गया कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमें नहीं देखना, हो ना हो। जेवी कंपनी आपकी क्या मानी जाएगी? जेवी कंपनी आपकी क्या मानी जाएगी? जेवी कंपनी सर मेरी एसोसिएट मानी जाएगी। तो देखो मैंने यहां बोला इसका इसमें 60% वोटिंग पावर है, इसका इसमें 40% वोटिंग पावर है। अब देखा जाए तो ये कंपनी एक तरीके से इसकी सब्सिडरी है, पर ये है तो जेवी ना, तो ये इसकी तब भी एसोसिएट मानी जाएगी। ऑल्दो ये इसका 60 होल्ड करता है, ऑल्दो ये इसका 60 होल्ड करता है, पर वो बोलता है भाई जेवी के केस में तो
जेवी के केस में तो जेवी सब्सिडरी हो, कुछ हो, जेवी में हमारा इन्फ्लुएंस हो ना हो, डजंट मैटर, अगर वो हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी है, वो हमारी एसोसिएट कंपनी है, बात खत्म। क्योंकि सर आप तो बोले कि जेवी वाले केस में नहीं आएगा, देखो एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, जेवी वाले केस में तो आएगा अगर वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब्सिडरी वाला क्लॉज कहां लिखा था? एंड से पहले। कहां लिखा था? एंड से पहले। एंड के बाद लिखा है जेबी। तुम इस इंटरप्रिटेशन को समझ पा रहे हो? देखो एक काम करो, मैं तुमको और इजी करके बताता हूं, बताऊं? एक काम करो, मेरे कहने पर ना आप सोचो ये एंड के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ये एंड के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा सोचो, ठीक है? मान लो ये एंड के आगे कुछ नहीं लिखा, तो अब डेफिनेशन क्या बनी? सर एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें कोई अदर कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करती होगी, एंड ये कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। बात खत्म हो गया ना? अब फुल स्टॉप लग गया। एंड इंक्लूड जेबी, एंड इंक्लूड्स जेबी, जेबी को इंक्लूड कर लो, अब वो तुम्हारी सब्सिडरी है, तुम्हारा उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, डजंट मैटर एट ऑल, तुम वो तुम्हारी क्या है? जेबी है ना, इंक्लूड करो, वो तुम्हारी क्या है? एसोसिएट मानी जाएगी, बात खत्म। इसे एसोसिएट कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर, इसे एसोसिएट कहा जाता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल बना रखे हैं कि एसोसिएट किसे कहा जाता है, एसोसिएट किसे नहीं कहा जाता। फिर एक टॉपिक और देख लेते हैं सर, होली ओन सब्सिडरी, होली ओन होल्डिंग क्या होता है? होली ओन का मतलब होता है जिसके 100% शेयर्स किसके पास हो? एक कंपनी के पास हो। देखो मोर देन 50 पे आप होल्डिंग बन जाते हो, वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाती है। बट होली ओन्ड होल्डिंग और होली ओन्ड सब्सिडरी किसे कहा जाता है? अगर एक कंपनी इसके 100% शेयर्स होल्ड कर ले तो हम बोलेंगे करन लिमिटेड इज होली ओन होल्डिंग एंड रिलायंस लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी। पर सर एक बात बताओ, आप ही तो स्टार्टिंग में बोले कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 या उससे ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 या उससे ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तो अगर यहां पे एक ही कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड कर लेगी, वो भी 100%, तो सारे शेयर तो एक ही बंदे के पास आ गए, और सारे शेयर अगर एक ही बंदे के पास आ गए तो ये एक ही पर्सन हो गया ना, एक ही मेंबर हो गया, तो सर ये वॉयलेशन नहीं हो गया वो वाले रूल का? तो रियल लाइफ में क्या होता है कि जो रिलायंस का रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा ना, उसमें क्या होगा? करन लिमिटेड क्या करेगी? अपने हाथ में 99.99% शेयर्स रख लेगी एक तरीके से, और 6 नॉमिनी बना के इनको एक एक शेयर थमा देंगे बस, ताकि फॉर्मेलिटी पूरी की जा सके कि एक एक शेयर इनके पास है, गिनती के ये 6 मेंबर हो गए, एक मेजर यही रहेगा, और इस हिसाब से होली ओन सब्सिडरी का क्या चलता है? कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है? फिर इसके बाद अपन आते हैं सर, स्मॉल कंपनी किसे कहा जाता है? स्मॉल कंपनी का मतलब, ये मैं तुमको डायरेक्टली नोट से ही पढ़ा देता हूं सर। स्मॉल कंपनी किसे बोलते हैं? पहले बेस कंडीशन तो क्या आ गई? स्मॉल कंपनी उसी कंपनी को कहा जाएगा जो एक प्राइवेट कंपनी है। एक चीज मेरे दिमाग में खटक से क्लिक हुई, अच्छा इसका मतलब अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो भाड़ में गई ये सारी लिमिट्स, मैं कह रहा हूं वो सारी लिमिट्स पूरी कर भी दे, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो भैया वो तो क्या नहीं बन सकती? स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कभी आ ही नहीं सकती। सो स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी जो क्या होनी चाहिए बच्चे? प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, और जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या कोई और हायर अमाउंट अगर प्रिस्क्राइब किया गया तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला कुछ प्रिस्क्राइब किया है क्या? हाँ, सीजी ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कितना? 4 करोड़। कितना प्रिस्क्राइब कर दिया? 4 करोड़। देखो तुम्हें 3 लिमिट दिख रही है, 50 लाख, 10 करोड़, 4 करोड़, ठीक है? 2 करोड़, 100 करोड़, 40 करोड़। अब ये लिमिट्स का लोचा क्या है, आराम से समझना। जब ये सेक्शन आया था, जब ये सेक्शन आया था, तब इसने क्या बोला था? पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड लिखा है बीच में, और नहीं है, दोनों कंडीशन पूरी करनी है। पेड अप कैपिटल 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या कुछ हायर अमाउंट जो हम बताएंगे उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? पर जो हम अमाउंट बताएंगे ना, वो ये वाले अमाउंट से ज्यादा नहीं होएगा। सर दोबारा बताओ एक बार, देखो मैं बहुत प्यार समझाता हूं। जब ये सेक्शन आया था तो इसने बोला था पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंपनी को छोटी सी चुन्नूसी कंपनी बोला जाएगा, बोलेंगे स्मॉल कंपनी है। क्या है? स्मॉल कंपनी है। बट फ्यूचर में हम इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, फ्यूचर में हम इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, 50 लाख को बढ़ाकर कुछ और अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 करोड़ को बढ़ाकर कुछ और अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने बोला कितना करोगे? बोले जितना भी करेंगे, पर पेड अप कैपिटल का अमाउंट हम 10 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, और टर्नओवर का अमाउंट हम 100 करोड़ से टर्नओवर का अमाउंट हम 100 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। यानी ये जो आपको 10 और 100 दिख रहा है ना बेटा, ये 10 और 100 मैक्सिमम लिमिट्स हैं ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट प्रिस्क्राइब हो सकता है। पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है 10 करोड़ तक, और टर्नओवर का मैक्सिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है 100 करोड़ तक। इससे ज्यादा अभी प्रिस्क्राइब ही नहीं हो सकता अमाउंट। फिलहाल के लिए कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब कितना किया हुआ है? फिलहाल प्रेजेंटली सीजी ने अब इसको 50 लाख से बढ़ाकर प्रिस्क्राइब करके 4 करोड़ कर दिया।
क्या सीजी इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 50 करोड़ कर सकता है? नहीं, मैक्सिमम 10 कर सकता है। सर क्या सीजी टर्नओवर की लिमिट को 2 से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर सकता है? नहीं, मैक्सिमम 100 करोड़ कर सकता है। तो सर हमारे को पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है? ये 4 और 40 तुमको ये ध्यान रखना है। अगर अभी एट प्रेजेंट में बात करूं, कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? स्मॉल कंपनी। सीधा पहले एग्जांपल पे आ जाओ। सर मान लो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, मेरा पेड अप कैपिटल जो था वो 4 करोड़ था, मेरा पेड अप कैपिटल 4 करोड़ था और टर्नओवर जो था वो 40 करोड़ था, और प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ये स्मॉल कंपनी है। कैसे सर? क्योंकि अभी बताता हूं, इधर सुनो। मान लो अभी 21-22 के लिए स्मॉल कंपनी है, 22-23 का स्टेटस कैसे निकालेंगे? आपको जो टर्नओवर चेक करना होता है ना, वो प्रीवियस ईयर का चेक करना होता है, इस ईयर का चेक नहीं करते। देखो क्या लिखा है, द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड। यानी अगर आप 22-23 में खड़े होके स्टेटस चेक कर रहे हो तो टर्नओवर कौन से साल का देखोगे? पिछले साल का। तो आपको टर्नओवर देखना है पिछले साल का। तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? 4 करोड़। टर्नओवर कितना है? पिछले साल का चेक करो, टर्नओवर 40 है ना, तो ये कंपनी इस साल में क्या मानी जाएगी? स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, ऐसी इसका स्टेटस स्मॉल का किस बेस पे निकला होगा? टर्नओवर इसका पिछले वाले साल का देखा गया होगा, यानी 20-21 का टर्नओवर देखकर मैंने इसे स्मॉल निकाला होगा। तो अब एक बार को मान लो कि इसका ये इस साल का स्मॉल मैंने प्रिज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो अब मैंने 21-22 के स्टेटस के टर्नओवर के हिसाब से मैंने बोला हाँ सर ये स्मॉल कंपनी है। 22-23 में क्या हुआ? मान लो इसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है, अब इसका टर्नओवर 30 करोड़ है, तो तुम्हें तो देख के लग रहा होगा ओ सर इस हिसाब से तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। पर बेटा यहां देखना है, यहां ये रहा, ये वाला टर्नओवर देखा जाएगा और ये वाला टर्नओवर इसका 40 करोड़ से ज्यादा है, बीच में एंड है ना। ऑल्दो ये तो 4 करोड़ के अंदर ही लिमिट, पर ये तो 40 करोड़ से ज्यादा है ना। तो पिछले साल का टर्नओवर देखना है मुझे, ये वाला टर्नओवर नहीं देखना। When I am checking the status of 23-24, I have to check the status of turnover of the previous year. तो इस हिसाब से तो सर ये स्मॉल कंपनी नहीं है। तो सर इससे तो मेरे को एक और इंटरप्रिटेशन समझ में आई। इसका मतलब कोई एक कंपनी हमेशा जिंदगी भर के लिए तो स्मॉल नहीं बन जाती। ऐसा हो सकता है कोई कंपनी अभी स्मॉल है, अगले साल स्मॉल नहीं है, फिर अगले साल स्मॉल है, अगले साल स्मॉल नहीं है। हाँ तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यू हैव टू चेक द स्टेटस अगेन एंड अगेन। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? स्टेटस चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? सर गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि अगर किसी कंपनी का 51% से ज्यादा 51% से ज्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है या स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड कर लेती हैं या सेंट्रल और स्टेट मिलकर होल्ड कर लेती हैं, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। क्या बोला मैं? मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी के 51% से ज्यादा, होल्डिंग सब्सिडरी से थोड़ा अलग है, वहां था मोर देन 50, यहां है 51% या उससे ज्यादा। 51% या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 51 तो होना चाहिए। देखो मोर देन 50 का मतलब होता है बेटा, मोर देन 50 का मतलब होता है 50 से ज्यादा। इट कुड बी 50.1 ऑल्सो, बट नॉट लेस देन 51 का मतलब होता है कम से कम 51 तो होना चाहिए भाई, कम से कम 51 तो होना चाहिए। 51 होल्ड करो या 51 से ज्यादा होल्ड करो तब गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे। यानी गवर्नमेंट कितना होल्ड करे? 51% या उससे ज्यादा, 51% या उससे ज्यादा होल्ड करेगी कौन? गवर्नमेंट। तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सर 51% से ज्यादा कौन होल्ड कर रहा है? 51% से ज्यादा कौन होल्ड कर रहा है? या तो सेंट्रल खुद अकेले होल्ड कर ले, या कोई एक स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर ले, या कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट मिलाकर होल्ड कर ले, या सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड कर ले, या सेंट्रल और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर होल्ड कर लें। ये सब मिलकर 51 या उससे ज्यादा होल्ड कर लें। और पेड अप शेयर कैपिटल की बात हो रही है, यहां वोटिंग पावर नहीं लिखा, यहां लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगा और पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो सर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल, एक कंपनी है, इसमें 53% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो यस दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये केके लिमिटेड में 40% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है, स्टेट गवर्नमेंट 20 होल्ड करती है, तो दोनों मिलाकर तो 51 से ज्यादा है ना, 51 या उससे ज्यादा है, 51 और मोर देखना होता है, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 60। तो हम बोलेंगे हाँ सर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। बोलो हाँ है ना। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस केके लिमिटेड में 10% होल्ड करती है, दिल्ली गवर्नमेंट 12% होल्ड करती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 15% होल्ड करती है, कर्नाटका गवर्नमेंट 12% होल्ड करती है और हरियाणा गवर्नमेंट 10% होल्ड करती है, तो भी हम बोलेंगे दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ गई बात? आगे क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स।
अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। सर अगर मान लो कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी ये सब्सिडरी है, तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी है ये, क्योंकि वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुए नालायक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी में होल्ड करता है कितना? 60। तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी है ये। अब इसकी सब्सिडरी है एसएल लिमिटेड, तो ये एसएल लिमिटेड को भी मैं क्या बोलूंगा? गवर्नमेंट कंपनी बोलूंगा। एक मैंने और एग्जांपल बना रखा है यहां पर सर, एक मैंने यहां पर और एग्जांपल बना रखा है सर, कि मान लो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो केके लिमिटेड में 10% होल्ड करती है, दिल्ली गवर्नमेंट 12% होल्ड करती है, महाराष्ट्र 15, कर्नाटका 12 और हरियाणा 10। और ये जो केके लिमिटेड है इसका वोटिंग, इसके पास एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के 60% वोटिंग राइट है। वाओ सर वाओ, क्या क्लासिक क्वेश्चन है। एबीसी के पास केके के पास एबीसी के 60% वोटिंग राइट है, तो मैं बोलूंगा पहले तो केके लिमिटेड जो है इसका स्टेटस बताओ तुम मुझे क्या है। सर केके लिमिटेड तो साफ साफ नजर आ रहा है, इतने सारे लोग, ये सारी गवर्नमेंट्स मिलकर 51% या उससे ज्यादा होल्ड कर रही हैं, हम बोलेंगे सर ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। पर अब मुझे बताओ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का पूरा कंप्लीट स्टेटस बताओ क्या है। मैं बताऊं क्या है सर, ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, बिकॉज इसकी 60% वोटिंग पावर कौन होल्ड कर रहा है? केके लिमिटेड। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है। दूसरा, क्योंकि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, क्योंकि यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71। अगर तुम सब्सिडरी हो किसके? ऐसे कंपनी के विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो भैया तेरे को भी तो पब्लिक बोला जाएगा, तेरे को भी, तेरे ऊपर भी तो लॉ पब्लिक के हिसाब से लगेगा, तो ये पब्लिक की तरह मानी जाएगी। और क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो तो इसलिए आपको गवर्नमेंट कंपनी भी बोला जाएगा। तो मैंने यहां 3 चीजें लिखी, क्या मैं बोलूं? ये पब्लिक भी है, ये सब्सिडरी भी है और ये गवर्नमेंट कंपनी भी है। मेरी बात समझ में? और ये गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो मैंने तुमको इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ाई, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। मैं तुमको बताऊं कंप्लीट, अगर मैं कंपनी का ऑनरशिप का चार्ट डिवाइड करूं तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर कंपनी की ऑनरशिप चेक करो किसके पास है, 51% और मोर अगर सेंट्रल के पास, स्टेट के पास या सेंट्रल स्टेट के पास मिला के है, तो बेटा वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो वो क्या है? गवर्नमेंट कंपनी, और इसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब अगर यही वाली कंपनी प्राइवेट है तो हम उसे बोलेंगे प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी, और ऐसी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो हम उसे बोलेंगे पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी। मैंने कुछ एग्जांपल भी डाले हुए, यू कैन चेक इट आउट। और सर अगर मान लो 51% या मोर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास नहीं है, अदर लोगों के पास है, तो फिर वो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास है, तो हम बोलेंगे ऐसी कंपनी इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और अगर ऐसी कंपनी प्राइवेट है तो उसे बोलेंगे प्राइवेट कंपनी, और अगर ऐसी कंपनी पब्लिक है तो हम उसे बोलेंगे पब्लिक कंपनी। ये तो जनता जनार्दन को पता है आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ना पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाला जो चार्ट है ना, ये पेज का चार्ट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, डन 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 डन। तो आज की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देंगे। अपन ने आज बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी ऑफ द कंपनी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुमको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी तुम लोगों को कोई डाउट है, यू जस्ट टेक्स्ट मी ओवर द टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, या जहां पर भी आप टेक्स्ट कर पाओ। व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक तुमको दिए हुए हैं, उसके थ्रू तुम टेलीग्राम से मेरे से ज्वाइन कर सकते हो और मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, जो भी रहे। बट आफ्टर वॉचिंग द क्लास डू शेयर विद दिस विद ऑल एंड डू लाइक द वीडियो, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। और तुम लोग भी कनेक्ट हो जाना, कमेंट जरूर करके जाना। वट एवर यू फील अबाउट दिस क्लास यू हैव टू कमेंट ओवर देयर। और अपन मिलेंगे अगली रिवीजन वीडियो के अंदर। मेरे को पूरा विश्वास है आपको एकदम बढ़िया तो रूप से मजा आया होगा, ठीक है, अच्छे समझा होगा चीजों को, और भी चीजों को मैं और अच्छे से लेके आऊंगा, ठीक है। नोट्स भी ये कहोगे तो जो जो नोट्स रहेंगे ना वो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो टेलीग्राम में डालूंगा, तो इसलिए तुम टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो चलो आज की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। देखो ये चीज मैं हर क्लास में बोलूंगा, तुमको ये ध्यान रखनी है कि बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको इतनी मेहनत करनी है, यू हैव टू क्लियर एट दिस अटेम्प्ट ओनली। इसी अटेम्प्ट में अपने को पास होना है, इससे अगला अटेम्प्ट नहीं आने देना, ठीक है। ये अटेम्प्ट वाली कहानी खत्म कर देनी है। आई ऑलवेज यूज टू से दैट समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। कोई है जो कहीं आपकी सक्सेस का वेट कर रहा है, दे आर योर पेरेंट्स, दे आर योर टीचर्स, यू योरसेल्फ आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। तो आपको बिल्कुल एकदम फुल जोश के साथ एकदम बढ़िया पढ़ाई में लग जाना है, एकदम बिल्कुल अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, और
इस बार 70 पार। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डन 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 डन, बाय बाय बाय। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, चाचा, बाय बाय, टाटा।